नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सहारा तो सिर्फ एक कंपनी है। इस देश में कितनी ऐसी कंपनियों ने करोड़ों लोगों को ठगा, गरीब और साधारण लोगों की पूंजी लेकर गायब हो गईं। इन सब की कहानी अनंत है। हम इस वीडियो में सहारा के अलावा गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स जीबीपी के बारे में भी बात करेंगे। हमें पता है कि ऐसी अनेक कंपनियां हैं और लाखों लोग पीड़ित हैं, तो हम सभी की बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर इन्हीं दो का उदाहरण मान लें तो यह बात दिखाई देती है कि इस देश में आम लोगों को ठगना कितना आसान है और ठगने के बाद कई साल तक आम लोग केस मुकदमा ही लड़ते रह जाते हैं, पैसा नहीं मिलता और ठग दुबई अमेरिका की सैर पर निकल जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगता है कि फैसला निवेशकों के लिए आया है, लेकिन निवेशकों के हितों को लेकर जितने भी फैसले दिए गए उसके बाद भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका पैसा नहीं मिला। सहारा कंपनी की कोऑपरेटिव सोसाइटी की जालसाजी के कारण आज गांव-गांव में लोग पीड़ित हैं, दिन भर हमें लिखते रहते हैं। एक समय कहा जाता था कि निवेशकों का पता नहीं, मगर आज इस कोऑपरेटिव में पैसा जमा कराने वालों की पहचान है, उनका खाता भी है, तब भी सभी का पैसा वापस नहीं हुआ। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सहारा के 10 करोड़ निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। क्या 10 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस कर दिया गया है? ये वो 10 करोड़ लोग हैं जिन्होंने सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव में अपना पैसा जमा कराया। इन सभी लोगों को अधिक ब्याज यानी पैसा दुगना तिगुना होने का सपना दिखाया गया था और उनकी पूंजी हाथ से चली गई। मार्च 2022 में भारत सरकार ने लोकसभा में एक जानकारी दी कि सहारा समूह में 13 करोड़ निवेशकों का पैसा लगा है और इसकी राशि 1,12,000 करोड़ है जो फंस गई है उनकी। करीब 1.25 लाख करोड़ पैसा 13 करोड़ लोगों का फंसा हुआ है और इसके बारे में इतनी रूटीन तरीके से बातें हो रही हैं। पिछले साल मार्च में पीआईबी की प्रेस रिलीज के जरिए सरकार प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देने लगी कि वे गरीब लोगों के लिए, उनके हितों के लिए कितनी चिंता करते हैं। तो क्या अब सरकार बताने की स्थिति में है कि 10 करोड़ या 13 करोड़ गरीब निवेशकों में से कितनों को पैसा लौटा दिया गया है और यह काम प्रतिदिन के हिसाब से कितनी तेजी से चल रहा है? सहारा की 4 कोऑपरेटिव्स के नाम हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन चारों ने देश भर के 10 करोड़ लोगों से 86,000 करोड़ से ज्यादा रुपया जमा किया। 86,000 करोड़। यह तब जमा हुआ जब सेबी इस समूह की जांच कर रही थी। इसलिए जब सेबी का मामला आए, अदानी और सेबी का मामला आए या किसी का भी आए, तो होश में रहा कीजिए, देखा कीजिए कि जांच पारदर्शी तरीके से हो रही है या नहीं। इन्हीं उदासीनताओं के कारण सेबी की जांच के बाद भी सहारा की ये 4 कोऑपरेटिव कंपनियां लोगों से पैसा जमा कराती रहीं और 86,000 करोड़ रुपए उनकी जेब से निकालकर अपने खाते में ले जाती हैं, डाल देती हैं। जब यह खबर आई कि सरकार सहारा के निवेशकों का पैसा वापस कराएगी, तो निवेशकों में वाकई खुशी की लहर तो दौड़ी थी। उनका जितना भी पैसा हो, 1,000 रुपया हो या 10,000 रुपया हो, ठगी से ले लिया गया और अब वापसी की उम्मीद बढ़ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सेबी के पास सहारा का जितना पैसा जमा है उसमें से 5,000 करोड़ सरकार की सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जमा कराया जाए और इसके जरिए पैसा लौटाया जाए। सीआरसीएस ने सहारा समूह से कहा कि पैसा जमा कराना बंद कीजिए और जो भी है आपके पास हमें लौटाइए। सहारा ग्रुप ने तब कह दिया उसके पास कोई पैसा नहीं है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में पैसा वापस देने का काम होगा। पिछले साल अगस्त में भारत सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि सरकार हर निवेशक का पैसा वापस दिलवाएगी। अगस्त से लेकर इस अगस्त तक 1 साल हो गया। सरकार बताए कि कितने निवेशकों का पैसा वापस लौटा है।
पोर्टल पर सरकार को डेटा देना चाहिए कि कितने लोगों को पैसा दिया गया है, कितने लोगों ने आवेदन किया है और 5,000 करोड़ में से कितना बाकी है। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था, सहारा से कहा 25,000 करोड़ रुपया सेबी के फंड में जमा करो। सेबी के खाते में 15,000 करोड़ रुपया जमा कराया गया। वह पैसा ब्याज पर बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते 22,589 करोड़ हो गया। सहारा समूह ने 15,000 करोड़ ही जमा किए, बाकी के 10,000 करोड़ आज तक नहीं दिए। 10 साल गुजर गए। 5 सितंबर 2024 को फिर एक आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का कि सहारा की कंपनियां 3 दिनों के भीतर 1,000 करोड़ रुपया जमा कराएंगी। क्या यह खबर निवेशकों के लिए है? जो पैसा पहले से है 22,000 करोड़, वही अभी तक निवेशकों के हाथ में नहीं पहुंचा है। जबकि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है, इसे सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल कहते हैं। यह पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, क्योंकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के पास सहारा का जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें से निवेशकों को मिलना चाहिए। तो उस फंड से 5,000 करोड़ सीआरसीएस को दिया गया और एक रिफंड पोर्टल बनाया गया जिसके जरिए यह पैसा दिया जाना है। निवेशक इस पोर्टल को लेकर भी कई तरह की शिकायतें करते हैं। पिछले साल सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दावा किया, जो भी निवेशक इस पर पंजीकरण कराएगा 45 दिनों के अंदर पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगस्त 2023 में पीआईबी की ही प्रेस रिलीज है, यानी सरकारी सूचना है कि 112 निवेशकों के पैसे वापस किए गए। 29 मार्च 2023 को लोकसभा में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री ने सहारा पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन आए हैं, 10,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाए जाएंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की 24 जुलाई 2024 को जारी प्रेस रिलीज के अनुसार 4,20,000 से अधिक निवेशकों को पैसा वापस किया गया है। सत्यापित दावों पर भुगतान की अधिकतम राशि 10,000 रुपए है। 16 जुलाई तक वापस की गई कुल राशि 362 करोड़ है। ये तब की संख्या है, लेटेस्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। अलग अलग जवाब है, अलग अलग आंकड़े हैं। बात 5,000 करोड़ रुपए वापस करने की हुई थी और मीडिया रिपोर्ट और अन्य जवाबों से पता चलता है 300-400 करोड़ रुपए लौटाए गए। 24 का चुनाव आने वाला था तो 10 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस होगा। हिंदी अखबारों ने मोटी मोटी हेडलाइन छापी ताकि माहौल बन जाए। आज भी यह खबर प्रमुखता से छप तो जाती है, मगर निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा। अगर लौटा दिया गया होता तो ये सहारा के निवेशक समय समय पर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे होते? सवाल है कि सहारा के करोड़ों निवेशकों को पैसा कब मिलेगा? बात केवल सहारा के निवेशक की नहीं है, ऐसे लाखों निवेशकों की है जो इस तरह की पॉन्जी स्कीम वाली कंपनियों से ठगे गए हैं। उनकी पूरी कमाई खत्म हो गई। सहारा के निवेशक 10 साल से लड़ते लड़ते थक गए होंगे। लोग भी कितना इंतजार करेंगे? कहीं कोई खबर छप जाए, दोबारा छप जाए, 10 बार छप जाए, कोई वीडियो बना दे। सहारा के निवेशक इसी में राहत महसूस करते हैं। उनकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है, खबरें छपने और कोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इन खबरों को पढ़कर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अब निवेशकों की समस्या दूर होगी, मगर ऐसा नहीं होता। 29 मार्च 2023 को सेबी ने 5,000 करोड़ रुपए सीआरसी फंड में ट्रांसफर किए। तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताया, कहा 10 करोड़ निवेशकों को फायदा होगा, मगर कहां हुआ? मनी लाइफ की सुचेता दलाल ने लिखा है, निवेशकों को तो पैसा नहीं मिल रहा। सहारा इंडिया के निवेशकों पर मनी लाइफ में सुचेता दलाल के कई लेख हैं, कई खोजी रिपोर्ट हैं। आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। आम निवेशक का पैसा कब लौटेगा? सभी निवेशकों की पुष्टि क्यों नहीं हो पा रही है? और सहारा ने इतना पैसा गांव गरीब के लोगों से कैसे जमा कर लिया? 10 साल तक सहारा की कंपनियां, सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लोगों से पैसा जमा करती रहीं। सेबी की मंजूरी भी नहीं ली और कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी कर दिया। सुचेता दलाल ने लिखा है कि इसके लिए सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय सभी जिम्मेदार हैं। इनका काम था नजर रखना और रोकना, लेकिन उनकी नाक के नीचे यह सब होता रहा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध रूप से 25,781 करोड़ जमा किए गए।
अवैध कारोबार का रेंज देखिए। शहरों कस्बों में दफ्तर खोलकर सहारा अवैध रूप से 25,000 करोड़ रुपए आम लोगों से जमा करा लेता है, एक दिन गायब हो जाने के लिए। इस पैसे से सहारा न्यूयॉर्क और लंदन में महंगे होटल खोल रहा था, भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक बन रहा था एक दशक तक, और विमान कंपनियां चला रहा था। इसके पीछे तमाम नेता चक्कर लगा रहे थे। सहारा को एक कामयाब बिजनेस के रूप में देखा जा रहा था और खुद भी विज्ञापनों के जरिए दिखा रहा था। सुचेता दलाल ने लिखा है कि उस वक्त सहारा के खूब विज्ञापन आते थे। एक विज्ञापन में तो सेबी को सरकारी गुंडा तक कह दिया। उस समय सेबी ने जांच शुरू की और सहारा समूह की कंपनियों से पैसा वापस करने के लिए कहा था। मार्च 2014 से लेकर मई 2016 तक सुब्रत राय जेल में रहे। नवंबर 23 में उनका निधन हो गया। सुब्रत राय जब जेल में थे तब भी सहारा की कंपनियां लोगों से पैसा लेती रहीं। इसकी 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा जमा करवा रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं कि यह कंपनी निवेश कहां कर रही थी, किस आधार पर रिटर्न देने का दावा कर रही थी और निवेशक कौन है, तब कुछ भी पता नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से कहा कि 25,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराइए ताकि बॉन्ड धारकों को लौटाया जा सके, सेबी ने कितना जमा कराया? क्यों सेबी के पास 22,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है? 2019 के अंत से सहारा डिफॉल्ट करने लगी, मगर सहारा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी और है। कैसे राष्ट्रवाद के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जाता है, सहारा मामले से भी आप समझ सकते हैं, पुरानी बातों को याद कर सकते हैं। कैसे यह कंपनी राष्ट्रवाद को लेकर नौटंकी करती थी, भावुकता पैदा करती थी। उस समय के सेबी के चीफ को चुनौती दी गई कंपनी की तरफ से कि 60 मिनट की लाइव टेलीविजन डिबेट में आ जाइए, मुकाबला हो जाए। वे नियामक की पोल खोल करेंगे। इन दिनों सुभाष चंद्रा भी सेबी की पोल खोल में लगे हैं। उनका मामला थोड़ा अलग है, अभी रहने देते हैं। तमाल बंदोपाध्याय की एक किताब है सहारा पर, सहारा द अनटोल्ड स्टोरी, जायको पब्लिशिंग हाउस की है, अमेजॉन पर है। इसमें सहारा को लेकर कई प्रसंग हैं। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगले महीने सहारा ने 127 ट्रकों में भरकर 31,000 लोहे के संदूकों में वो दस्तावेज सेबी के दरवाजे पर खड़े कर दिए। ये कागज इतने थे कि अगर इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इनकी ऊंचाई 52 कुतुब मीनार के बराबर हो जाती। कोर्ट ने आदेश दिया कि सहारा की रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनी सेबी को अपना डाटा जमा कराए। सेबी को कागज जमा करने के लिए अलग से जगह खरीदनी पड़ी, जिसका खर्चा कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ग्रुप को देना पड़ा। सेबी ने सारे कागज डिजिटाइज किए, जिसके बाद बढ़ते खर्चे के चलते सहारा ने कागज वापस ले लिए। सहारा इंडिया इस तरह की हरकतें करता रहा, राष्ट्रवादी हरकतें। मार्च 2013 में सहारा ने बड़े बड़े अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दिया, जिसका शीर्षक था इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ से आपको याद आया होगा कि हाल ही में कोलकाता बलात्कार कांड के बाद भारत की राष्ट्रपति ने अपने लेख में यही कहा था, इनफ इज इनफ। तो खैर, सहारा ने जो विज्ञापन दिया उसमें सफेद साड़ी में भारत माता की छवि का इस्तेमाल हुआ, जिनके हाथ में तिरंगा झंडा और वे 4 शेरों की सवारी कर रही थीं। नीचे लिखा था, भारत माँ इज आवर स्ट्रेंथ एज ए सेवियर फ्रॉम ऑल एविल्स। इस तरह से राष्ट्रवाद और इसके प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। आप हमेशा से ही इसके नाम पर बेवकूफ बनते रहे हैं। जब भी फ्रॉड लोग राष्ट्रवाद का नाम जपने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन लोग सतर्क नहीं हो पाते हैं। अभी तो आप भूल गए होंगे, लेकिन जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के खिलाफ आदेश दिया तो अगले साल यानी 2013 में सहारा ने अलग अलग शहरों में अपने 11 लाख कर्मचारियों का एक जलसा किया। उस जलसे में राष्ट्रगान गाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। चूंकि इसमें पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, तो रिकॉर्ड तोड़ने में राष्ट्रवाद की एक्स्ट्रा खुराक जुड़ गई। जिस कंपनी पर करोड़ों निवेशकों के पैसे ठग लेने के आरोप लगते हों, वह कंपनी राष्ट्रगान के जरिए अपनी देशभक्ति जता रही थी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही थी। अदानी समूह के खिलाफ जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब यही कहा जाने लगा, भारत की आर्थिक तरक्की पर हमला हो रहा है, ये भारत के दुश्मन हैं।
आज भी तमाम ऐसी कंपनियां पकड़ी जाती हैं जो लोगों को पैसा दुगना करने के सपने दिखाती हैं, उनकी कमाई लेकर गायब हो जाती हैं। ऐसा ही एक मामला पंजाब का है। गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स जीबीपी, इसने अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने और बैंकों से ज्यादा कमाने के सपने बेचे। लोगों ने बैंकों से लोन लेकर इस फ्रॉड के प्रोजेक्ट में पैसे लगा दिए। लोगों का पैसा लेकर कंपनी लापता है। ईडी ने गुप्ता बिल्डर्स प्रमोटर्स समूह के फरार निदेशकों और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पीएमएलए कानून की धाराओं के तहत 148 करोड़ की 14 संपत्तियां अटैच कर दी हैं। इस कंपनी के निदेशक सतीश गुप्ता, रमन गुप्ता, प्रदीप गुप्ता और उनके सहयोगी अनुपम गुप्ता, नवराज मित्तल के निजी घर और कृषि भूमि भी अटैच कर ली गई। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी के निदेशक देश छोड़कर दुबई में ऐश कर रहे हैं। इस कंपनी के तीन लोग देश से भाग गए हैं। जिस तरह से सहारा के पीड़ित निवेशक संगठन बनाकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उसी तरह से जीबीपी के पीड़ित निवेशकों का एक संगठन है। इसका नाम है होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। सभी अपने पैसे के वापस होने का इंतजार कर रहे हैं, संगठन बनाकर लड़ रहे हैं। सिर्फ अंबाला, बठिंडा जैसे शहरों से 100 200 करोड़ रुपया लोगों का इस कंपनी में लगा है। 2500 लोगों ने इनकी प्रॉपर्टी में निवेश किया, 1500 करोड़ से अधिक। अगस्त 2022 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनक्लैक ने जीबीपी समूह को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसकी संभावना भी टटोली जा रही है कि कंपनी निवेशकों का पैसा लौटा सकती है या नहीं। अगर नहीं तो क्या कंपनी की संपत्ति बेचकर निवेशकों के पैसे लौटाए जाएं। जिसका पैसा गया उसका मिलेगा नहीं। आप इसकी सच्चाई जानते हैं, मिलेगा भी तो न जाने कितने दशक लग जाएंगे। आज भी ऐसी कंपनियां लोगों का पैसा लेकर गायब हो रही हैं। आज भी हजारों लोग इनके झांसे में आते हैं और सहारा वालों की तरफ बेसहारा हो जाते हैं। भारत में ठग हमेशा सफल हो जाते हैं। कैसे सफल हो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। एक ठगी कर जाता है और दूसरा ठगा जाता है। हजारों लोगों के ठगे जाने का चक्र चलता रहता है। जो भी वादा करे पैसा जमा करने पर डबल हो जाएगा। थोड़ा सतर्क रहा कीजिए। YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल वीडियो देखा कीजिए। अपनी चेतना का विस्तार किया कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।